गुड इवनिंग दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। सभी को क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है? क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है सभी को? एक बार चैट बॉक्स में हाँ लिख दें जिनको सुनाई दे रहा है। मेरे ख्याल से सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम जो एग्रीकल्चर के न्यू टेस्ट सीरीज़ और न्यू क्वेश्चन लेकर आए आपके सामने। आप एक बार चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा आकर जुड़ें। और जो भी यूट्यूब पर आगे हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करें, जो चैनल पर नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ की तरफ। तो आज की टेस्ट सीरीज़ क्या रहने वाली है हमारे लिए? तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टेस्ट सीरीज़ की तरफ। टेस्ट सीरीज़ में जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, अलसी इस परिवार से संबंधित है। अलसी इस परिवार से यानी किस परिवार से संबंधित है? कंपोजिटी से, लाइनेसी से, पेडालिएसी से या फिर पेपिलियनेसी से? अलसी है जो अलसी किस परिवार से या किस फैमिली से संबंधित है? कंपोजिटी, लाइनेसी, पेडालिएसी, पेपिलियनेसी। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें। अलसी की फैमिली कौन सी होगी? यस, जिन्होंने ए ऑप्शन दिया राइट आंसर, जिन्होंने ए ऑप्शन आंसर दिया है उनका गलत आंसर है, क्योंकि यहाँ पर अलसी और लाइन सीड क्या दे रखा? लाइन सीड, और लाइन सीड से लाइनेसी फैमिली भी नीचे दे रखी है। तो इसका राइट आंसर होगा जो क्या होगा? राइट आंसर होगा लाइनेसी। क्या होगा? लाइनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैंग्वेज। किस भाषा से जो एग्रीकल्चर की शब्द की उत्पत्ति हुई? लैटिन शब्द से, ग्रीक शब्द से, अरबिक शब्द से या फिर हेब्रू से? तो कृषि शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है या किस भाषा से हुई है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, यह सबको आना चाहिए। बहुत सरल क्वेश्चन है, इसी के साथ इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम के अंदर। एग्रीकल्चर भाषा की, जो एग्रीकल्चर शब्द की भाषा है वो कौन सी है? जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है, जिन्होंने ए ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है। जो कृषि शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा से हुई। किस भाषा से हुई? लैटिन। अब जो यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर, जिन्हें पहले क्लास से ली होगी उन्हें पता होगा, जो मैंने बताया कि जहाँ एग्रीकल्चर या कल्चर, पीछे कल्चर आ जाए वहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? वहाँ पर आएगा लैटिन भाषा, या कौन सा शब्द यानी लैटिन शब्द, या जैसे कल्चर शब्द आ गया तो वहाँ लैटिन भाषा होगी। और जैसे लोगस, लॉजी, जैसे पोमोलॉजी है, और नोमी जैसे एग्रोनॉमी है, पोमोलॉजी है, पेडोलॉजी है, इस टाइप के शब्द आते हैं वहाँ पर होता है ग्रीक। वहाँ पर कौन सा शब्द होगा या कौन सी भाषा होगी? वहाँ पर होगी ग्रीक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ों के समूह को यह कहा जाता है? भेड़ों के समूह को यह कहा जाता है, इनमें से किससे जो भेड़ों का समूह कहा जाता है? बैंड, हर्ड, फ्लॉक, ड्रोव। बैंड, हर्ड, फ्लॉक और ड्रोव। तो इसमें से जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें। भेड़ों के समूह को क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है। ये मतलब क्या कहा जाता है? ये वॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जल्दी से आंसर करें। जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है, जो भेड़ों का समूह होता है जिसमें 150, 150, 200 जितने भी, मतलब एक समूह होता, चाहे 10 भेड़ भी क्यों ना हो, तो उस समूह को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे फ्लॉक। उसको क्या कहेंगे? फ्लॉक कहेंगे। और जो ड्रोव होता है, ड्रोव कहते हैं हमारे जो मक्खियों का समूह होता है,
जो मक्खियों का समूह होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ड्रोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट में कहा जाता है कसवरी, CSWRI। क्या कहा जाता है? कसवरी। तो ये कसवरी कहाँ पर स्थित है? मोहनगढ़ में, कुमेर में, बिछवाल, अविकानगर। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मोहनगढ़, कुमेर, बिछवाल, अविकानगर। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें कि केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान है कसवरी कहाँ पर स्थित है। जिन्होंने डी आंसर दिया है अविकानगर, उसका राइट आंसर है अविकानगर। तो केंद्रीय यानी कसवरी, जो कसवरी इंस्टीट्यूट है या सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? वो है अविकानगर। कहाँ पर है? अविकानगर। और ये पूछा जाए कि अविकानगर कहाँ है, तो अविकानगर कहाँ है? अविकानगर है हमारे टोंक में। किस ज़िले में है? टोंक ज़िले में। यदि यहाँ पर अविकानगर नहीं आए और कसवरी पूछा जाए, कसवरी सीधा टोंक ऑप्शन दे दिया जाए, तो वहाँ कौन सा आंसर होगा? वहाँ पर टोंक होगा, या दोनों साथ में आएगा, टोंक, अविकानगर, टोंक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ कैमल, NRC ऑफ कैमल। शॉर्ट में क्या कहा जाता है इसे? NRC ऑफ कैमल। तो ये नेशनल रिसर्च सेंटर है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, मथुरा में, कच्छ या बाड़मेर। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें कि जो राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। जिन्होंने आंसर डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी या बी ऑप्शन दिया है उनका रॉन्ग आंसर है, इसका राइट आंसर होगा, जो क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर। बीकानेर के अंदर है जो राष्ट्रीय या NRC ऑन कैमल है, जो कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। और इसी के साथ जो ऊँटों का अस्पताल है, जो कैमल का अस्पताल है, वो भी कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों की खेती के अध्ययन के विज्ञान को कहा जाता है? जो फलों की खेती करते हैं उसके अध्ययन के लिए जो साइंस है उसको क्या कहते हैं? द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप इज कॉल्ड पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर या फिर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। क्या कहेंगे? पोमोलॉजी कहेंगे, फ्लोरिकल्चर कहेंगे, ओलोरिकल्चर कहेंगे या फिर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर कहेंगे। ये इसमें देखो सब फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये जो सब वर्ड है वो कौन से हैं? ये सब लैटिन वर्ड है। कौन से वर्ड है? लैटिन। और ऊपर देखो एक लॉजी दे रखा है। लॉजी या नोमी का जहाँ वर्ड आ जाता है वो होता है हमारा ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड होता है? ग्रीक वर्ड। तो फलों की खेती के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहेंगे? जिन्होंने ये ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है, जो फलों के खेती के विज्ञान है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे पोमोलॉजी। क्या कहेंगे? पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लघु पौधों एवं झाड़ियों को पात्रों में उगाने की एक जापानी कला है। अब ये छोटे पौधे एवं झाड़ी होती हैं, उनको पात्रों में उगाने के लिए जापानीज कला कौन सी है? आर्किड, रेपोटिंग, सीरिजिंग या फिर बॉन्साई, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। ये क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा गया है, जेड 2019 के अंदर
लघु पौधे एवं झाड़ियों के पात्रों में उगाने की एक जापानीज कला कौन सी है? तो जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है जो इसकी जो उगाने की जापानीज कला वो कौन सी है? बोनसाई। कौन सी कला है? बोनसाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह मृदा अपरदन रोकथाम का एक सस्य जनित उपाय नहीं है। यह मृदा अपरदन का एक सस्य जनित उपाय नहीं है। तो कौन सा है जो सस्य जनित उपाय नहीं है? पलवार मल्चिंग, समोच्च कृषि यानी कंटूर कल्टीवेशन, भूपरिष्करण टिलेज, या फिर समोच्च मेड़बंदी कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग। तो इसमें हमें ये बताना है कि मृदा अपरदन के लिए सस्य जनित उपाय नहीं है। मृदा अपरदन के रोकथाम के लिए सस्य जनित उपाय नहीं है, यानी एग्रोनॉमिक मेजर नहीं है, जिसमें ऐसी एग्रोनॉमिक की एक्टिविटीज़ नहीं की जाती है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। बाकी इसके अंदर कंटूर कल्टीवेशन, इसमें कल्टीवेशन की जाती है यानी एग्रोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की जाती है। टिलेज है, टिलेज भूपरिष्करण, वही भूपरिष्करण जिसमें मिट्टी को सुधारा जाता है, किसके द्वारा? कल्टीवेशन के द्वारा। और कंटूर मेड़बंदी, इसमें भी यह जो एग्रोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है, कर्षण क्रियाएं की जाती है। तो इन सभी में सस्य क्रियाएं की जाती है, और जो मल्चिंग होती है इसके अंदर सस्य क्रिया नहीं की जाती है। जो भी मल्चिंग दो टाइप की होती है, जैसे एक तो पॉलीथीन मल्चिंग होती है और एक जो ये नॉर्मल मल्चिंग होती है। जैसे रेजिड्यू होता है, यानी कि किसी फसल के बचे हुए भाग होते हैं, हमारे फसल के अंदर से बीज वगैरह निकाल लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ भाग होता है पौधों का, उससे मल्चिंग कर देते हैं। जैसे घास है, उनको जो मिट्टी पर उन घास द्वारा मिट्टी को ढक देते हैं, जिनसे सॉइल इरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वे पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए रूटलेस, हुक्स, प्रतान, तने तथा पत्तियों का सहारा लेते हैं। ये वे पौधे हैं जो अपने आप को संलग्न करने के लिए क्या करते हैं? रूटलेस, हुक्स, प्रतान, तने तथा पत्तियों का सहारा लेते हैं। तो ये कौन से पौधे होंगे? झाड़ियाँ होंगे, लताएं तथा वर्तिकाएं, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स, किनारे यानी किनारे, एजेज होंगे, या फिर बाढ़ होगी, हेज, या फिर बाढ़ होगी, हेज। जो अपने आप को संलग्न करने के लिए, अपने आप की जो किसी के साथ अटैच रखने के लिए क्या करते हैं? ये रूटलेट्स, हुक्स, प्रतान, तने तथा पत्तियों का सहारा लेते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? जिन्होंने बी ऑप्शन आंसर दिया है, जिन्होंने बी आंसर ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है जो लताएं होती है, और लताएं तथा वर्तिकाएं ये क्या करती हैं? किसी पेड़ के सहारे चढ़ने के लिए इनके अंदर हुक्स यानी प्रतान, हुक्स, प्रतान ये विजिबल होते हैं, ये पाए जाते हैं। जैसे सब्जियों के अंदर होती है, तुरई होती है, लौकी की बेल होती है, इसी तरह कई सब्जियां हैं। उसी तरह जो ये क्या करते हैं? जैसे खरबूज की बेल होती है, खरबूज तरबूज होता है ना, वो भी होते हैं। वो सब्जी वाली फसलें, कद्दू होता है, इनमें क्या होता है? एक हुक के जैसी संरचना पाई जाती है, प्रतान जैसी हुक्स, रूटलेट्स होते हैं, जो ऐसे ऐसे किसी पौधे पर ऐसे ऐसे गोल गोल होकर चिपक जाते हैं, और फिर वो उनको ऊपर वृद्धि करने के लिए या बेल की ऊपर किसी के सहारे चढ़ने के लिए सहायक होते हैं। तो ये होते हैं रूटलेट्स, हुक्स, प्रतान, और ये पाए जाते हैं लताएं तथा वर्तिकाएं में। किस में पाए जाते हैं? लताएं तथा वर्तिकाएं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व उपलब्ध करवाने के लिए कितने यूरिया की आवश्यकता होगी? 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व। पीछे जो हमारी क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज चल रही है उसके अंदर भी कल या पिछले वीडियो में क्वेश्चन आया था कि डीएपी से संबंधित आया था। यहाँ पर पूछ रहा है यूरिया की आवश्यकता कितनी होगी।
तो 217.39 kg, 92 kg, 100 kg या फिर 200 kg। तो कितने किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी? हमें किसी खेत के अंदर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है, तो उसके लिए यूरिया की कितनी आवश्यकता होती है? जैसे यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने परसेंट? 46%। तो लगाओ कैलकुलेशन, कितना आंसर आना चाहिए? जल्दी से चैट बॉक्स में जवाब दें। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है, जिन्होंने ए ऑप्शन आंसर दिया है, उनका राइट आंसर है। जो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन तत्व प्राप्त करवाने के लिए हमें कितनी कितनी देनी चाहिए? ये जो डिस्टर्बेंस के कारण कुछ पता नहीं चल रहा है। तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें यूरिया की आवश्यकता होगी 217.39 kg, यानी 217 kg यूरिया देंगे तब हमारे पूर्ति हो जाएगी 100 किलोग्राम नाइट्रोजन की फसल के अंदर। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पर। बाजरा का वानस्पतिक नाम है। बाजरा का वानस्पतिक नाम है। बाजरा का वानस्पतिक नाम बताना है। सेटेरिया इटालिका, होर्डियम वल्गेर, पेनिसेटम गलेकम या पेनिकम मिलेर। तो कौन सा नाम है जो बाजरा का वानस्पतिक नाम है? इन चारों में से कौन सा बाजरा का वानस्पतिक नाम है? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है, जिन्होंने आंसर सी ऑप्शन दिया है, उनका राइट आंसर है पेनिसेटम गलेकम लीन। यहाँ पर आप कहोगे कि ये लीन दे रखा है पीछे, यहाँ लीन का मतलब है कैरोलस लीनियस। क्या मतलब है? कैरोलस लीनियस है, जिन्होंने 2 वर्गीकृत किए थे। क्या कहते? नाम की जो द्विनाम पद्धति है वो किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने दी। इसके हिसाब या उसकी याद में जो ये लिखा जाता है लीनियस, कैरोलस लीनियस। तो बाजरे का नाम क्या होगा? बाजरे का नाम होगा पेनिसेटम गलेकम या गलुकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान है। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर आना चाहिए इसका। तो भूटान, नेपाल, भारत, चीन। भैंस का उद्भव स्थान, भैंस का उद्भव स्थान। जल्दी से जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है। जो भैंस प्रजाति का उद्भव स्थान है वो भारत माना जाता है। किसे माना जाता है? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपरी ज्योति, कुपरी मुथु एवं कुपरी सवर्णा किसकी प्रजातियां हैं? कुपरी ज्योति, कुपरी मुथु एवं कुपरी सवर्णा आलू की, पत्ता गोभी की, गाजर की या फिर टमाटर की। यह क्वेश्चन उन क्वेश्चनों के साथ भी आया हुआ है। उनमें इस कुपरी से संबंधित थी कुपरी देवा और लेट वैरायटी पूछी गई थी। लेट वैरायटी पूछी गई थी कुपरी देवा। तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है उनका राइट आंसर है। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है। जो कुपरी मुथु, कुपरी ज्योति एवं कुपरी सवर्ण प्रजाति है वो आलू की प्रजाति है। किन की प्रजाति है? आलू फसल की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, IIHR इसे शॉर्ट में कहते हैं। IIHR लोकेटेड कहाँ पर है? हसरगटा कर्नाटक, बारापानी मेघालय, कंटक उड़ीसा, शिमला हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ पर है जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है? जो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर लिखें, A, B, C या फिर D। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यस, जिन्होंने ए ऑप्शन लिखा है हसरगटा कर्नाटक, जिन्होंने ए ऑप्शन लिखा हसरगटा कर्नाटक, उसका राइट आंसर है हसरगटा बेंगलोर और बेंगलोर की राजधानी कर्नाटक या कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। क्या होगा राइट? जो हसरगटा बेंगलोर है, हसरगटा बेंगलोर के अंदर भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान IIHR है जो स्थित है।
कहाँ पर है? IIHR स्थित हसरगट्टा कर्नाटक, हसरगट्टा बेंगलोर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी शॉर्ट में कहा जाता है इसे काजरी। काजरी नाम सुना है? जिसने सुना होगा उसको पता होगा कि कहाँ पर स्थित है। तो काजरी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, अंबिकानगर में या फिर पाली में। जिसको पता है जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, और जिसको नहीं पता है वो 10 सेकेंड के लिए वेट करें, उसको भी बताएंगे। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जिन्होंने ऑप्शन ए आंसर दिया है उनका राइट आंसर है जोधपुर। क्या? जोधपुर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान या काजरी, काजरी है जो जोधपुर के अंदर स्थित है। और काजरी के साथ साथ एक फॉरेस्ट से संबंधित इंस्टीट्यूट भी है जिसको कहा जाता है आफरी। क्या कहा जाता है? आफरी, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दोनों इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? काजरी और आफरी, ये दोनों इंस्टीट्यूट जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है, इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? कैटलेज को, एमाइलेज को, लैक्टेज को या फिर लैक्टोज को? दुग्ध शर्करा के लिए तो जल्दी से फटाफट आंसर आना चाहिए। दुग्ध शर्करा के लिए फटाफट आंसर आना चाहिए। किसे कहते हैं दुग्ध शर्करा? जिन्होंने डी ऑप्शन आंसर दिया है उनका राइट आंसर है लैक्टोज। क्या? लैक्टोज। दूध शर्करा किसे कहेंगे? लैक्टोज को कहेंगे। और जो लैक्टोज को क्या कहते हैं? दूध का कार्बोहाइड्रेट। क्या कहते हैं? दूध का कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक कृत्रिम लोन है, ये एक कृत्रिम लोन है जो प्राय छत बगीचा एवं खेल के मैदान में प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा कृत्रिम लोन है जो छत बगीचा एवं खेल के मैदान के लिए प्रयोग किया जाता है? कारपेट बैंड्स रोकरी या रोकरी बैंड्स, या फिर एस्ट्रोटप या टोपियरी। तो जो ये कृत्रिम लोन होते हैं या छत बगीचा एवं खेल के मैदान में प्रयोग लेते हैं, ये क्वेश्चन 2019 के अंदर पूछा गया। ये जो होते हैं इनको कहा जाता है टोपियरी। इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है टोपियरी। एक कृत्रिम लोन है और इसे छत बगीचा एवं खेल के मैदान के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसको किया जाता है? टोपियरी को किया जाता है। नेक्स्ट है, गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान है। गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान है 4 से 6 पीएच, 6 से 7.5, 5.0 यानी 5 से 5.75 या 5 से 6.5। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें, राइट आंसर करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी। जिन्होंने ए ऑप्शन दिया है 4 से 6 उनका रॉन्ग आंसर है। जिन्होंने बी आंसर दिया है उनका राइट आंसर है। जो गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त पीएच मान है वो 6 से 7.5 या 6.5 से 7.5 माना जाता है या उपयुक्त रहता है। कितना रहता है? 6 से 7.5 या 6.5 से 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर YS परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यानी यहाँ पर स्थित है। इन चारों में से यहाँ पर है डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड। तो झालावाड़ राजस्थान, नौनी सोलन, दापोली महाराष्ट्र, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। तो ये YS परमार यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ राजस्थान, नौनी सोलन हिमाचल प्रदेश, दापोली महाराष्ट्र या फिर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड। जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करें कि YS परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। जिन्होंने ए ऑप्शन आंसर दिया है
जिन्होंने ए ऑप्शन आंसर दिया है उनका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि जो बागवानी तथा वानिकी कॉलेज है वो है झालावाड़ राजस्थान में। और ये YS परमार बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय ये है नौनी सोलन हिमाचल के अंदर। कहाँ पर है? नौनी सोलन हिमाचल। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया उनका राइट आंसर है, और ए ऑप्शन दिया उनका भी राइट आंसर है, पर वो कहाँ तक है? वो है वानिकी तथा हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की कॉलेज से राजस्थान के अंदर, वो है झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूँ का उत्पत्ति स्थान है। गेहूँ का उत्पत्ति स्थान है, यहाँ पर देखो ये करेक्शन है, वीड नहीं वीट होगा। कोई बात नहीं, करेक्शन है तो यहाँ वीट की जगह हम वीट पढ़ेंगे। हमें पता है गेहूँ को क्या कहते हैं? वीट कहते हैं। तो गेहूँ का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? केंद्रीय एशिया, इंडो बर्मा, कोस्टारिका या चेकोस्लोवाकिया। तो गेहूँ का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर होगा? जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। और जो भी अभी जिन्होंने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, पहले ये काम करें फिर आंसर देना, लाइक करें। और जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने गेहूं का उत्पत्ति स्थान आंसर ए ऑप्शन दिया है केंद्रीय एशिया, क्या दिया है? केंद्रीय एशिया उनका राइट आंसर है। जो सेंट्रल एशिया है वो है गेहूं का उत्पत्ति स्थान। और इससे दक्षिणी पूर्वी एशिया भी आए तो वो भी यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल के लिंक को, वीडियो के लिंक को शेयर करें और जितना हो सके चैनल को प्रमोट करने में सहायता करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ आकर स्टूडेंट जुड़े और वो भी सॉल्यूशन कर पाएँ इन क्वेश्चनों का। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।